हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, जिसमें कक्षा 6 की जो है भूगोल की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। 6 से 8 तक की इतिहास की भी एनसीईआरटी जो है कंप्लीट है। 9-10 की भूगोल की एनसीईआरटी भी कंप्लीट है। अब हमने भूगोल की जो एनसीईआरटी शुरू की है, 6 की कंप्लीट होने के बाद हमने 7 की कर दी है। पहला टॉपिक इसमें आ चुका है। दूसरा टॉपिक जो हमारे पृथ्वी के अंदर आज दूसरा टॉपिक है। हम इसमें जो है जो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम लेंगे। इसमें जो आपकी जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारांश होगी, उपयोगी विषय वस्तु होगी इस रूम में। यहाँ पर जो पाठ्य वस्तु रहेगी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र, इनसे सभी से जो भी प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बनते हैं, ये एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका जो है हमें अध्ययन करना जरूरी होता है। क्योंकि यदि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से हम पीछे न छोड़ जाए, तो इसके लिए हमने एक सीरीज शुरू की है एनसीईआरटी की, जिसमें 6 से 12 तक हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। और आगे जो एनसीईआरटी हम इसमें जो देखते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी तक ही नहीं देखते, बल्कि जो परीक्षक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण होने वाला हो, या उसमें जो एनसीईआरटी की जो लाइन है उससे भी थोड़ा से आगे कोशिश करते हैं कि आपके समझ पे आधारित हो, आपकी जो है समझ विकसित हो जाए और हमें रटने तक जो है सीमित नहीं रहना है। तो यहाँ पर जो है मेरे 2 कांटेक्ट नंबर भी हैं। आप लोग जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है, जो आपके जो है चैनल का कमेंट बॉक्स है, आप इसमें कमेंट कीजिए। आपको कुछ नया चाहिए या जो जिस हिसाब से हम जो है चल रहे हैं, जिस हिसाब से हम जो है देख रहे हैं, या उसी हिसाब से या जो है उसका थोड़ा सा और एडवांस कुछ चाहिए आपको, तो उसमें भी देखेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये आगे की क्लासों में भी होंगे और आगे क्लासों में थोड़ा सा विस्तृत, यहाँ पर जो है कक्षा 6-7 भी हम देख रहे हैं, आगे क्लास में थोड़ा और विस्तृत में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा भी आपको लगे कि ठीक है, हमें कुछ नए सीखने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो आप लोग जो है इसे लाइक जरूर कीजिए। जहां पर भी आपको लगता है कि हाँ, मुझे जो है मेरे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, या ये चीज मुझे नहीं थी पता, या इसके बारे में थोड़ा सा मैं जो है असमंजस में था, तो आप लोग जो है जरूर लाइक कीजिए। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे जो है चैनल भी ग्रोथ करेगा। और हम पृथ्वी के अंदर जो भी इसकी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आज हम इसको देखेंगे, इस टॉपिक को, कि हमारी पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना वो कैसी है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। ये हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, एक गतिशील ग्रह है, ये स्थिर नहीं है। ये क्या कर रहा है कि सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है, एक। दूसरा क्या कर रहा है, अपने ही अक्ष पे भी घूम रही है, दो। तीसरा क्या है, इसके अंदर इस पे जो है जो ऊपर की भूप्रपट्टी है, बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के बनी, कुछ छोटी प्लेटें, कुछ बड़ी प्लेटें, उनमें भी संचरण हो रहा है। और वो संचरण कैसे हो रहा है, जो अंदर जो संवहनीय धाराएं चल रही है, उसके कारण हो रहा है। तो अंदर भी जो है यहाँ पर जो है गति हो रही है, प्लेटों उसके ऊपर भी गति हो रही है, पृथ्वी भी गति कर रही है। तो ये गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब जब जो है ये दोनों प्रकार से, अंदर भी इसमें गति हो रही है, बाहर से भी जो है ये ऐसे भी घूम रही है, तो दोनों जगह इसमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आएगा। अंदर भी आएगा, बाहर भी आएगा। बाहर भी मौसम में परिवर्तन आ रहा है, दिन रात में परिवर्तन आ रहा है, ऋतु में परिवर्तन आ रहा है। तो और अंदर भी जो है बहुत सारे जो है प्रक्रियाएं होने से, कहीं पर्वत बनेंगे, कहीं पठार बनेंगे, कहीं जो है मैदान बनेंगे, कहीं जो है भ्रंश पड़ेंगे। और साथ साथ क्या होगा कि जो अंदर से जो जो गति हो रही है, इसके कारण कहीं जो है भूकंप आएंगे, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होगा। तो ये जो है ये सब चीज होती रहेगी।
एक प्याज की तरह पृथ्वी की एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी हुई। अब पृथ्वी को कहा जा रहा है कि ऐसी बनी हुई है जैसे प्याज के ऊपर जो है छिलके जो है परतें होती है, एक परत निकालो फिर दूसरी परत निकालो फिर तीसरी परत, तो ये इसी प्रकार से बनी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, भू परपट्टी, परपट्टी। ध्यान रखना आप लोग कि सबसे ऊपर की जो सतह है इसको भू परपट्टी कहते हैं, परपट्टी कहते हैं, यानी इससे क्रस्ट कहते हैं। तो आप लोगों को दोनों ही उसमें रखना है ध्यान कि जो है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है क्रस्ट कहते हैं। तो यदि क्रस्ट पूछा जाए तो आपको जो है क्रस्ट भी ध्यान रखना है। यहाँ सबसे पतली परत होती है और ये जो है जो ये सारी परतें हैं पृथ्वी की, जितनी भी परतें हैं अंदर जो है मेंटल है, उसके बाद जो कोर है, तो क्रोड है, तो ये जो है सबसे पतली परत है ऊपर की, परपट्टी। यदि पूछा जाए कि इसमें सबसे पतली परत कौन है, तो ये परपट्टी है। और इसे कहा जा रहा है कि यह महाद्वीपीय संहिता में, अब ये जो परपट्टी है भू परपट्टी, इसकी मोटाई अलग अलग है, महाद्वीपों में अलग है और महासागरों में अलग है। तो महासागर हम देखते हैं कि निचले वाला जो तल होता है वहां पर पानी भर जाता है, तो भूमि का जो निचला वाला हिस्सा होता है वहां पर वहीं पे पानी भरेगी, तो वहां पर उसकी मोटाई कम हो जाती है। और पृथ्वी के जो ऊंचे वाले हिस्से होंगे वहां पर तो पानी भरने का मतलब नहीं, वहां पर क्या होंगे, पठार होंगे, वहां पे जो है क्या होंगे, मैदान होंगे, या वहां पर क्या होंगे, पर्वत होंगे, तो वहां पर पानी में, तो जहां पर पर्वत होगा वहां उसकी तो जो है उसकी ये समझो कि उसकी मोटाई, अब ये जो है ये भूपरपट्टी है और यहाँ इसकी जो है ये इस प्रकार से है। तो यहाँ जो ये नीचे वाला हिस्सा है यहाँ तो पानी भर गए, यहाँ भर गए पानी, ये भर गए पानी, तो यहाँ इसकी जो जो भूपरपट्टी होगी यह यहाँ पर इसकी मोटाई कम होगी। और यहाँ पर जो है ये महाद्वीप वाली जो है परपट्टी है, तो महाद्वीप वाली परपट्टी में कहीं पर क्या होंगे, कहीं कहीं पे जो है पर्वत होंगे, कहीं पे जो है पर्वत है, और कहीं पे जो है पठार है, कहीं पे जो है मैदान है, तो यहाँ पर इनकी मोटाई अलग अलग होगी। तो कहा जा रहा है कि महाद्वीपीय संहिता में 35 किलोमीटर, महाद्वीपीय संहिता में जो है इसकी मोटाई होगी 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। समुद्री सतह में जहां जो है महासागरीय सतह है वहां पर जो है होगी 5 किलोमीटर तक। अब महाद्वीपीय संहिता के मुख्य रूप से, अब ये कहा जा रहा है कि जो महाद्वीपीय संहिता है, तो महाद्वीप को कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से किसी से बनी होती है, यानी महाद्वीप जो परपट्टी है, महाद्वीप जो जो क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो उसको कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से किससे बनी होगी। तो महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका एवं एलुमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल, सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिनियम, तो सियाल कहते हैं, सी एस आई सियाल। तो इसे कहा जा रहा है कि एक किससे बनी हुई है, सिलिका से, और तथा एल ये है एल्यूमिनियम, एल का मतलब है एल्यूमिनियम। तो एक कहा जा रहा है कि एक किससे बनी है, इसको आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, एक जो है इसे क्या कहा जा रहा है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। तो सबसे ऊपर जो भू परपट्टी है इसका जो फॉर्मेशन है ये किसी है, इसे जो है इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है सियाल। ये जो है जो बनी हुई है ये बनी हुई है सिलिका और एल्यूमिनियम से। इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि सबसे ऊपर वाली परपट्टी, लेकिन क्या कहा जा रहा, महाद्वीपों की, महाद्वीपों की मुख्य रूप से महाद्वीपों की जो मुख्य रूप से ये इनसे बनी हुई, और भी जो है एलिमेंट है और भी जो है तत्व है अन्य से भी निर्मित है, लेकिन मुख्य रूप से ये है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अब ये जो है पूरी जो हमारी पृथ्वी है और ये जो है इसके अंदर इसकी आंतरिक संरचना कितनी है, कैसी है, तो ये जो है इसको जानना थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके जो है यदि हम देखेंगे तो जो
इसका सेंटर है, सेंटर तक जो है हमें कितना 6371 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा केंद्र तक। तो इतना तो जो हम नहीं जा पाएंगे। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उतने में तो वहाँ लोहा भी पिघल जाता है, लोहा भी जो द्रवित हो जाता है। तो कोई वहां जाने का वो कोई मतलब ही नहीं, कोई भी ऐसी मशीन है जो वहां तक जा सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर इसकी गहराई, यानी हम जो है जो खनन हुआ है, खानों से जो है हमने धातु निकाली है, 4 किलोमीटर नीचे गहराई तक का जो है अभी तक खनन हो पाया है। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक गहराई तक खोद चुके हैं। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ये कह रहा है कि हमने समुद्र में, महासागरों में जो है हम गहराई तक गए हैं, तो हम 6 किलोमीटर तक जो है गए हैं। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि हम जो है महाद्वीप में तो इतना गए हैं 4 किलोमीटर तक, लेकिन महासागरों में जो है हमने जो है तेल की खोज में हम जो है 6 किलोमीटर तक गए हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है केंद्र तक पहुंचना, तो आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो समुद्र सतह पे आपको कितना खोदना होगा, 6000 किलोमीटर। यानी यहाँ जो है हम जो है देखेंगे तो जो सेंटर है ये मैंने बताया 6371, यहाँ पे आपको जो है केंद्र मिलेगा। अब ये हमने देख लिया कि सबसे जो महाद्वीप जो संहिता है ये किससे से बनी हुई है। इसके बाद जो है महासागर की जो भूप्रपट्टी, महाद्वीपों को देख लिया, अब जो है महासागर की देखते हैं। तो महासागर की जो भूप्रपट्टी है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा, जबकि वहां एल्युमिनियम आया है, यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम। इस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि महाद्वीपों की जो भूप्रपट्टी है, भू संहिता है, यानी जो क्रस्ट है वो किससे से बना हुआ है, कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है वो किससे से बना हुआ है, और सिलिका दोनों में आएगा, लेकिन उसमें जो है क्या आ जाएगा, उसमें एल्युमिनियम आ जाएगा और यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम। महासागरिक मैग्नीशियम में से बनी है, इसलिए इसे सीमे, इसे कहा जा रहा है सीमे। अब सीमे का मतलब है CESI, ये सिलिका तथा मै का अर्थ है एम ए मैग्नीशियम, तो इसे जो है मैग्नीशियम, सी से जो है सिलिका और एम से मै से जो है मैग्नीशियम, तो ये इनसे जो है कहा जा रहा है कि ये इनसे बनी हुई है। परपट्टी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। अभी हमने देख लिया कि जो भूप्रपट्टी है, ये भूप्रपट्टी, ये परपट्टी, क्रस्ट तो जो है हमने देखा कि महाद्वीपों में इसकी मोटाई अलग है 35 किलोमीटर है, और महासागरों में अलग है 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। पांच किलोमीटर तक है। लेकिन इसके बाद जो ये जो है भूप्रपट्टी है, हमारी भूप्रपट्टी है, इसके बाद जो है हमें क्या मिलेगा, मैंटल मिलेगा। और ये जो मैंटल मिलेगा, अच्छा यहाँ पे स्थल मंडल मैंने कई बार अपने लेक्चर में बताया है। स्थल मंडल जो है वैसे जो है कहा जाता है, इसमें कक्षा 6-7 के एनसीईआरटी हम देखेंगे, ये कहते हैं कि जो भूप्रपट्टी इसको स्थल मंडल कहते हैं, लेकिन आगे क्लासों में जब आप पढ़ेंगे स्थल मंडल का मतलब है ये भूप्रपट्टी और जो मैंटल का ऊपरी भाग है इनको मिलाकर के स्थल मंडल इसे स्थल मंडल कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पर जो है खनिजें मिलती, चट्टानें मिलती, पर्वत मिलते, पठार मिलते, उसे स्थल मंडल कहते हैं। और ये जो है कैसे जो है सबसे पतली परत है भूप्रपट्टी, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर और महासागरों में 5 किलोमीटर तक जो है इसकी गहराई है। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि जो इसके नीचे है वो है मैंटल, और मैंटल कहा जा रहा है कि यहां से लेकर के और यहां तक, ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक, ये कह रहा है कि ये 2900 किलोमीटर है इसकी मोटाई, यानी गहराई तक जो है इतनी है। तो यदि इसकी मोटाई देखेंगे तो इसकी मोटाई जो है 2900 किलोमीटर है मैंटल। तो ये जो है यहाँ तक जो है इसकी गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत को
अब कहा जा रहा है कि सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जा रहा है? क्रोड कहा जा रहा है। जो ये सबसे अंदर की परत है, इस परत को क्रोड कहा जा रहा है। तो जो ये आंतरिक परत है, इसे कहा जा रहा है क्रोड, इसे कहा जा रहा है क्रोड। तो आंतरिक परत को जो है इसे क्रोड कहा जा रहा है, और क्रोड के भी जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा यही है। तो ये जो है ये कह रहा है कि ये है 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है, और ये कह रहा है कि ये दो भागों में है, एक तो बाह्य क्रोड और एक है आंतरिक क्रोड, दो भागों में बंटा हुआ है। अब जो ये भूप्रपट्टी ऊपर वाली है, ये कैसी है? ये क्षणभंगुर है, ये सबसे पतली है, लेकिन ये ठोस है, सॉलिड है। और उसके बाद जो मेंटल है, ये कैसा है? ये अर्ध ठोस है, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस। उसके बाद जो क्रोड है, इसका वह क्रोड ये बिल्कुल जो है कैसा है? ये है पिघली हुई अवस्था में, द्रव्य अवस्था में। और जो आंतरिक क्रोड है, यह है फिर ठोस अवस्था में। तो इसका जो है क्या कारण है? जो ताप और दाब का इस पे जो है प्रभाव पड़ रहा है। ताप का भी जैसे जैसे जो है अच्छा, हवा के जो कण होते हैं, हवा के कण क्या होते हैं? अपने जो है हवा के कण होंगे ठोस, द्रव, गैस। ये जो है ठोस, ये द्रव्य और एक गैस। तो इनके कण कैसे होंगे? जो ठोस के कण होंगे, ये आपस में नजदीक नजदीक होंगे, ये आपस में नजदीक। जो द्रव्य के कण होंगे, ये थोड़ा से इससे जो है दूर दूर होंगे, और जो गैस के कण होंगे, ये काफी दूर दूर होंगे। तो इस पे जितना जो है क्या पड़ेगा, इस पे जितना जो है दाब पड़ेगा, ये क्या हो जाएंगे? इकट्ठे होते जाएंगे, ये उतने इकट्ठे होते जाएंगे। और जितने इस पे ताप पड़ने के बाद जितना इस पे दाब पड़ेगा, उतना ये जो है क्या हो जाएंगे? ये पिघल जाएंगे। जितना जो है गर्मी पड़ेगी, उतना वो क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। तो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो जा रहा है? ताप और दाब के इस पे प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो है हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो है पिघली हुई अवस्था में। अब कहा जा रहा है कि जो हम जो है जो आंतरिक जो है परत थी, उसे हमने कहा कि ये जो है क्रोड है, और क्रोड को जो है इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। और एक कहा जा रहा है कि मुख्यतः किससे बनी है? निकिल और लोहे से बनी है। तो ये मुख्य रूप से बनी है निकिल और लोहे से, मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बनी हुई। तो निकिल और लोहे से बनी हुई है। तो इसमें कैसी है? भारी धातुएं इसके अंदर 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 वाले हिस्से में भारी धातुएं। जब भी जो है कोई जो है भारी धातु होती है, तो सबसे गहराई में जाती है। तो भारी धातु इसके अंदर वाले हिस्से में है, तथा इसे निफे, निफे यानी नी का मतलब है निकिल, तथा फे का मतलब है फेरस, ये कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो भूप्रपट्टी है, सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद जो है मेंटल है। उसके बाद जो है सबसे ऊपर वाले हिस्से को, इसे जो है हमने कहा, इस वाले हिस्से को हमने कहा भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी। इसके बाद जो है ये वाला हिस्सा, ये हो गया मेंटल, मेंटल, और ए वाला हो गया क्रोड। तो ए वाला क्रोड है, इसमें भी जो है दो हिस्से हैं, एक ये बाहर वाला बाह्य क्रोड, ये अंदर वाला आंतरिक क्रोड। अब ये जो है इनके जो एक जो है हमने एक संरचना ये देखी है, लेकिन इनका जो केमिकल जो फॉर्मेशन देखते हैं, तो इसको देखते हैं कि ये जो है पहले वाली किससे बनी हुई है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो
सीमा, सियाल और निफे। तो सबसे पहले है सियाल, सिलिका, और एल एल्युमिनियम। उसके बाद जो है सियाल के बाद सीमा, सीमा जो है सियाल और मैग्नीशियम, और उसके बाद जो है क्रोड, जो किससे बनी हुई है, जिसे जो है निफे कहा हमने, ये बनी हुई है निकिल और फेरस। तो ये जो है इसमें लोहा और निकिल की मात्रा इसमें अधिक है। इसको आप जो है ध्यान रखना। तो यहां पर दे रखे कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, 84% हिस्सा मेटल और 15% हिस्सा क्रोड है। तो पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा ही परपट्टी है, जो इसका टोटल आयतन है इसका, और 84% हिस्सा मेटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो इसकी त्रिज्या जो दे रखी है 6371 दे रखी है। यहाँ पर जो है महाद्वीपीय भूप्रपट्टी दे रखी है। ये जो है यहाँ पर महाद्वीप दिखाए गए हैं और यहाँ पे जो है महासागर दिखाए गए हैं। तो ये इसे जो है कहा जा रहा है महासागरीय भूप्रपट्टी। तो ये महाद्वीप वाले हिस्से को महाद्वीपीय भूप्रपट्टी कहा जा रहा है और महासागरीय वाले हिस्से को महासागरीय भूप्रपट्टी कहा जा रहा है। तो महासागरीय भूप्रपट्टी में जो है इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है और इसकी जो है 35 किलोमीटर है। अब इसमें ही आता है सैल एवं खनिज। सैल क्या होते हैं और खनिज क्या होते हैं, इसमें हम देखेंगे। तो सैल यानी रॉक, तो यहां पर जो है पृथ्वी की परपट्टी बनने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों को, जिससे पृथ्वी की भू परपट्टी बनी हुई है, इससे जिस चीज से बनी हुई है, जो भी प्राकृतिक पदार्थ है, उनको कहा जा रहा है सैल। उनको सैल कहा जा रहा है। कोई प्राकृतिक पिंड है उसको सैल कहते हैं। और सैल कहा जा रहा है कि ये जो है विभिन्न रंग के होंगे, विभिन्न आकार के होंगे और इनका गठन भी विभिन्न होगा, गठन भी अलग अलग प्रकार से होगा। तो रंग, रूप, आकार, इनका जो है गठन किन किन चीजों से बनी हुई है, तो कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है। सैल जो है कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से है 3 प्रकार की, मुख्य रूप से। एक है अग्नि सैल, जिसे इग्नियस कहा गया। अग्नि मतलब इग्नियस सैल। इग्नियस सैल यदि जो है हिंदी वाला शब्द ना आए और इग्नियस सैल पूछा जाए कि इग्नियस सैल जो है कैसे बनती है, या सैल या इनके जो है इनसे कौन सैल बनती है, तो ये सैल दूसरी अपसादी सैल, इसे कहा जा रहा है सेडिमेंट्री सैल, और तीसरा कहा जा रहा है कायांतरित मेटामॉर्फिक सैल। तो अग्नि सैल इसका मतलब सीधे सीधे जो है जिनका जो है जन्म जो है आग से जो बनी हुई है, जो आग से जो है जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन्हें अग्नि सैल कहा जा रहा है। उसके बाद है अपसादी, अवसाद। अब कहीं पे जो है अवसाद सेडिमेंट जो है इकट्ठे होते गए और वहां पर वो जो है बाद में वो किस में बदल गई है, सैलों में बदल गई है। तो वो जो है कुछ समय बाद जो है वो सैलों में बदल जाएगी, उसे कहा जा रहा है, उसे अपसादी सैल कहते हैं। जहां पर अवसाद इकट्ठे होते गए उसे अपसादी सैल कह रहे हैं। उसके बाद जो है कायांतरित सैल। काया मतलब हमारी जो काया है, हमारे जो शरीर है, इसमें परिवर्तन आ जाए, इसमें बदलाव आ जाए, या इसे रूपांतरित सैल कहते हैं, रूप में परिवर्तन आ जाए। तो चाहे ये अग्नि सैल है, इसके रूप में परिवर्तन आ जाए, और चाहे अपसादी सैल है, इसके रूप में परिवर्तन आ जाए, तो इसे कहा जाता है कायांतरित सैल। तो अब जो ये अग्नि सैल है, अग्नि सैल पृथ्वी के अंदर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वहां से जो है ज्वालामुखी उसका जो है मैग्मा बाहर निकला
और उससे जो सैल बनी है उसे कहा जाएंगे अग्निशैल। वो जो है जो बाहर निकला है, लावा बाहर निकला है, लावा बाहर निकल कर वो लावा हो जाएगा, अंदर जो है वो मैग्मा कहलाएगा। तो जो बाहर जो है ठंडा हो गया या कुछ अंदर ही जम सकता है, पृथ्वी के अंदर ही, वो बाहर नहीं निकल पाए लेकिन वही उसकी जो है वही उसे कुछ सैलों का निर्माण हो गया। तो इसे इससे जो ये फिर टूटेंगे फूटेंगे, उसे जो है उसमें बहुत सारे बल काम करेंगे, उसमें जो है हवा पानी इत्यादि काम करेगी, और उससे क्या हो जाएगा, वो वहां से उसके जो कण इत्यादि बह करके कहीं जाएंगे, हवा के द्वारा पानी के द्वारा जहां पर इकट्ठे होंगे वहां पर अपसादी सैल बन जाएगी। और जो इकट्ठे हो रखे हैं वही उनमें बाद में परिवर्तन आ जाए, वो बदल जाए दूसरे रॉक में, तो इन्हें कहा जाता है कायांतरित सैल। अब कहा जा रहा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। जैसे जो है मैग्मा जो अंदर से निकलते हैं, जैसे वो बाहर निकलते हैं, द्रवित जो है उस समय तो पिघली हुई अवस्था में, जैसे वो बाहर निकलते हैं तो बाहर वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, ठंडा होकर वो ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सैल को अग्निशैल कहते हैं। इस प्रकार की जो सैल बनेगी उन्हें ही अग्निशैल कहेंगे। और इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग कि प्राथमिक सैल, अग्निशैल को प्राथमिक सैल कहते हैं। प्राथमिक सैल कैसे कहते हैं, अग्निशैल कहते हैं। तो अग्निशैल दो प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी सैल और दूसरे बहिर्भेदी सैल। अंतर्भेदी सैल जो अंदर ही मैग्मा, बाहर नहीं निकल पाए लेकिन वो अंदर ही, जैसे जो है यहां पर ये भूपर्पट्टी है, यहां से जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और यहां ज्वालामुखी विस्फोट, यहां से जो मैग्मा निकला, लेकिन वो यहीं पे जो है अंदर ही फंस गया। हम आगे क्लास में जो है पढ़ेंगे, बहुत सारी जो है जब ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे तो उससे जो है बहुत सारी स्थल आकृतियां या बहुत सारी सैलों का निर्माण, लैथोलिथ, फाइकोलिथ इत्यादि, ये डायक इनको सब पढ़ेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि ये जो है अंतर्वेदी सैल, तो इसे कहेंगे अंतर्वेदी सैल। यदि ये बाहर निकल गया यहाँ पर और बाहर निकल कर इधर जो है फैल गया, इसके ऊपर फैल गया, तो ये कहेंगे बहिर्वेदी सैल। यदि यही वो अंदर ही रह गया और यही जो है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो वो जो है वो हो जाएगी अंतर्वेदी सैल, यानी अंदर और वो जो है बाहर। अब कहा जा रहा है कि आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। अब ये लावा कैसे है, जो आग की तरह लाल है, द्रवित है, यानी पिघला हुआ अवस्था में है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आता है। पृथ्वी के अंदर वाले भाग से निकला और वो सतह पे आया, परपट्टी पर इस प्रकार से बने सैल को बहिर्वेदी सैल कहते हैं। अब जब जो है कहा जा रहा है कि ये क्या है, द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो वो लावा जो अंदर मैग्मा था वो लावा हो जाएगा, बाहर निकल के लावा हो जाएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल करके सतह पर आ जाता है, अंदर से निकल कर वो बाहर आ जाएगा, सतह पे आ जाएगा और भूप्रपट्टी पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बने सैल जो भूप्रपट्टी पे बाद में जो कठोर हो जाएगा, उससे जो सैल बनेगी उसे कहा जाता है बहिर्वेदी सैल। अग्निशैल अंदर ही बने, बहिर्वेदी बाहर बने। अब यहाँ पे जो है इन शब्दों को दे रखे कि इग्नियस का मतलब क्या है। तो इग्नियस का मतलब क्या है, लैटिन शब्द, यह है लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री का ये भी लैटिन शब्द है, सेडिमेटम, जिसका अर्थ है स्थिर, और वहां पर कहीं पे जो है जहां पर वो उड़ के गए वहां पर वो स्थिर हो गए, वहां से जो है, लेकिन उसमें मेटामॉर्फिक का मतलब है ग्रीक शब्द है। तो ये जो है ये दोनों लैटिन शब्द थे, सेडिमेंट्री और इग्नियस, और ये जो है ग्रीक शब्द है जो मोरफोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। इसका मतलब है कि रूप में परिवर्तन आ गया। अब सैल एवं खनिज में हम देखेंगे दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों यानी बहिर्वेदी अग्नि सैलों से ही बना है। जो भारत में दक्कन पठार है ये इन्हीं अग्नि सैलों से बना है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट से जो है मैग्मा बाहर निकल करके जो लावा वहां पे आया उससे बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि द्रवित मैग्मा कभी कभी अंदर ही ठंडा हो जाता है भूपर्पट्टी की गहराई में, और इस प्रकार से बने सैल को क्या कहेंगे, अंतर्वेदी सैल कहते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सैल का एक उदाहरण है। तो जो ग्रेनाइट पत्थर होता है ये अग्नि सैल का ही उदाहरण है, ये अंतर्वेदी सैल का उदाहरण है।
अंतर्वेदी अग्निशैल का उदाहरण। तो ग्रेनाइट पत्थर जो है अंतर्वेदी अग्निशैल का उदाहरण है। सैल, अब ये कहा जा रहा है कि जो सैल है यानी रॉक है, ये क्या होंगे, जब बाहर जो है अग्निशैल के रूप में वो प्राथमिक सैल थी वो आए, तो ये क्या हो गए, सैल लुढ़क करके चटक करके उसमें जो है चटकन आ गई है, टूट गई तथा एक दूसरे से टकराई, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, इनको ही अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद क्या होंगे, इन अवसादों को हवा, जल, हिमनद ये क्या करेंगे, ये द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करके जमा कर दिया जाता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो जमा होते जाते हैं। तो ये जो है अदृढ़ अवसाद दब करके कठोर होकर के सैल की परत बन जाती है। एक जो है एक समय बाद ऐसा आएगा, ये जो एक क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे और सैल में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार के सैलों को अवसादी सैल कहेंगे। इस प्रकार की सैल कहीं भी बन रही है तो इन्हें कहेंगे अवसादी सैल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर होते हैं रेत के दानों से बनता है। ये बलुआ पत्थर जो बनते हैं रेत के दानों से बनते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अवसादी सैल। अब यहाँ पे जीवाश्म, जीवाश्म क्या है, सैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। तो जो जीवाश्म मतलब अब इन सैलों के परतों में क्या हो रहा है, कोई जो है वनस्पति है, कोई जीव जंतु है, वो वहीं पे जो है दब गए, वो वहीं पे सड़ गए, क्योंकि वहां पे जो है प्रक्रिया निरंतर चलते जा रहे हैं, वहां पे जो सेडिमेंट बराबर आते जा रहे हैं और वहां पर जो जीव जंतु इत्यादि है जो है पेड़ पौधे वहां पे दब गए, उसे कहेंगे जीवाश्म। और उसी से जो है हमारे जो पेट्रोलियम है, उसी से जो हमारे जो कोयला इत्यादि है वो बनते हैं। तो सैल एवं खनिज में हम यहाँ पे देखेंगे, तो इन सैलों में पौधों, अब जो ये सैल है इनके अंदर हमने कहा कि जो ये जीवाश्म है, इसमें कहा जा रहा है इनमें क्या है, इनमें पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सैलों पर रहे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं वहां पर जो जीव जंतु इत्यादि वो वहीं पे जो है रहते थे, फिर वहीं पे मर गए, वहीं पे जो है वो दब गए, तो ये भी हो सकते हैं। अग्नि एवं अवसादी सैल, ये जो दोनों सैल जिनके बारे में हमने अभी तक देखा, अग्नि और अवसादी सैल, उच्च ताप एवं दाब के कारण, जब इन पे अग्नि सैल है चाहे अवसादी सैल है, इन पे जब उच्च ताप पड़ता है, उच्च दाब पड़ता है, दाब पे जो है वहां पर क्या होगा कि उसके ऊपर जो है बराबर, और जो है जहां पर अवसाद और जमता गए उस पर दाब पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, अंदर जैसे जैसे अंदर हो वैसे वैसे ताप भी वहां पर बढ़ता जाएगा। तो ताप और दाब जब वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है, कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये अग्नि सैल भी और अवसाद सैल भी, कोई भी ये क्या हो सकता है, कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट बनती है, तो चिकनी मिट्टी जो है किस में बदल जाएगी, स्लेट में बदल जाएगी में। एवं चूना पत्थर किस में बदल जाएगा, संगमरमर में बदल जाएगा। तो चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाएगा, इसमें जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये अवसादी सैल और जो है जो आपके अग्नि सैल है उनसे। अब यहाँ पे यहाँ पे जो है लाल किला या जो है ताजमहल, तो ये कभी कभी जो है जैसे लाल किला पूछा जाता है कि लाल बलुआ पत्थर से बना है, तो किस प्रकार के पत्थर से बना, लाल बलुआ पत्थर से बना। तो ये भी जो है सैलों का क्या है, रूपांतर है। ये ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, तो कभी पूछा जाता है कि ताजमहल किस पत्थर से बना हुआ, तो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। और ये जो है चूना पत्थर जो है किसमें बदला है, सफेद संगमरमर, ये जो है सफेद संगमरमर में बदला है। तो सैल और खनिज में हम जो है देखते हैं कि किन्हीं निश्चित दशा में एक प्रकार की सैल चक्रिया, अब ये कहा जा रहा है कि ये एक निश्चित दशा होगी, और यदि वो निश्चित दशा बनेगी तो क्या हो जाएगा, एक चक्रिया तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक चक्रिया जो है परिवर्तन है इनका, कि पहले जो है प्राथमिक सैल, अग्नि सैल, उसके बाद जो है फिर क्या हो जाएगा अवसादी सैल फिर जो है बदल जाएगी किसमें, कायांतरित सैल या रूपांतरित सैल। या जो है अग्नि सैल ही उसमें ही वो जो है बहुत नीचे दब करके उसमें अधिक ताप और दाब हो गया, तो वो किसमें हो जाएगी, रूपांतरित सैल। एक सैल से दूसरे सैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सैल चक्र कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम सैल चक्र। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस अग्नि सैल बन जाता है। अब यहाँ पे जो ये द्रवित मैग्मा है ठंडा होकर के क्या बनेगा, ठोस अग्नि सैल।
ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसारी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण अग्नि अपसारी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती है। अब कहा जा रहा है कि अंदर से मैग्मा निकला, बाहर जो है वो क्या हुआ, बाहर या अंदर, अंतर्वेदी, बाहर हो तो बहिर्वेदी, वो सेल में बदल जाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा कि उसके जो है वो टूट फूट करके फिर उससे जो है क्या हो जाएंगे कि अपसादी सेल वो बन जाएंगे। अपसादी सेल के बाद जो है क्या बन जाएगा, कायांतरित सेल बन जाएंगे। और जो एक कायांतरित सेल है अंदर, हो सके वही जो है अंदर इतने अंदर जो है इतनी गहराई में है, इतने की वहां पर वो क्या हो गए, फिर से वो जो है पिघल गया और फिर से पिघल करके जो है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया और वो पिघल करके फिर जो है वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हो, फिर जो है वो किसमें आ जाएगा, वो जो है मैग्मा, द्रवित मैग्मा में बन जाएगा, यानी वो फिर जो है अग्नि सेल में बदल जाएगा। तो ये एक चक्र चलता रहता है। ताप और दाब के कारण पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के फिर क्या बन जाएगा, अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाएगा। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। अब कहा जा रहा है कि इसमें जो विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, तो इन खनिजों से जो है बने होते हैं। तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, और जो खनिज है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। तो ये जो है इनका कहा जा रहा है कि ये भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक मिश्रण होते हैं इनका। तो खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना खनिजों के जो है जो इतने भी हमारे निर्माण कार्य होते हैं उसके लिए खनिज चाहिए। तो कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, कुछ खनिज जैसे जो है हम पेट्रोलियम, डीजल, कोयला इत्यादि ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। जैसे खनिजों का उपयोग जो है उद्योगों, औषधि और जो है उर्वरक में, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, यूरेनियम आदि। तो ये जो है यहाँ पर एक सेल चक्र बताए गए हैं कि सेल चक्र किस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर जो है ये सेल चक्र है। ये सेल चक्र, यहाँ से जो है ये मैग्मा है, मैग्मा यहाँ से जो है बाहर निकला, यहाँ पे जो है फैल गया। तो जो ये फैल गया ये जो है ये क्या हो जाएगा, बहिर्वेदी सेल हो गए, जो ये अंदर ही रह जाएगा, ये जो है कहीं अंदर ही, तो ये अंतर्वेदी सेल हो जाएगा। इसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये अग्नि सेल जो बाहर होकर के ठंड हो गए, ये अग्नि सेल कहलाएगा। अग्नि सेल जो है क्या हो जाएगा, अपसाद, ये तल छट पे जो है कहीं जमा हो गए, ये जो है अपसाद है, ये अपसाद हो गए, अपसादी सेल। फिर अपसाद ये इकट्ठे होते गए, इस प्रकार से जो है बहुत सारे अपसाद इकट्ठे हो गए, फिर ये सेल में बदल गए, और फिर जो है क्या हो गया, ये सेल फिर किस में बदल गया, यहाँ पे जो है कायांतरित, इसकी काय में परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार से जो है ये सेल वाला जो है ये भी हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और जो ये सेल है। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग जो है वीडियो को देखिए, आप लोग जो है नोट्स बनाइए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और जो है यदि आप लोगों को लगता है कि ये जो है थोड़ा सा हमारी समझ में आया है, तो आप जो है आपके कॉन्सेप्ट या आपकी जो है समझ और बेहतर हुई है, और हम जैसे जैसे बड़ी क्लासों में वो देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो हमारे जो है और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू इस चीज़ के लिए, आपको देखने के लिए, और आप इसको जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।